हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो इश्यूज, जो अहम खबरें हैं, उन पर चर्चा करते हैं। इस वक्त हज बहुत नज़दीक है, हज की फ़्लाइटें शुरू होने वाली हैं और अभी तक ऐसा लगता है कि बद इंतज़ामी बिल्कुल अपने उरूज पर है। और इस बद इंतज़ामी के अलावा आम लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी ये है कि ऐसे हजारों लोग हैं जिनसे अचानक लाख रुपए या उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के तहत काम करती है, उसको ये इंतजाम करना होता है। एक खास लिमिट होती है जो सऊदी अरब कोटा देता है कि इतने लोग आप भेज सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए भी हाजी जाते हैं, वो निस्बतन थोड़ा सा महंगा होता है। तो आम हाजी कोशिश ये करता है कि वो हज कमेटी के जरिए हज कर ले, थोड़ा सा सस्ता हो जाए और सारी चीजें वो कोऑर्डिनेट करते हैं, रहने खाने का, सब चीजों का। तो इसलिए लोग आमतौर पर उसी से पसंद करते हैं। इस वक्त ताजा खबर यह है कि जो डिसएम्बार्केशन पॉइंट्स कांग्रेस की सरकार में पहली सरकारों ने फैसिलिटी के तौर पर हाजियों के लिए दिए थे, ताकि बहुत ज्यादा दूरी सड़क से तय करके हवाई जहाज में ना बैठना पड़े, वो डिसएम्बार्केशन पॉइंट अब एक सरदर्द बनते जा रहे हैं। मैं सरदर्द जो कह रहा हूं वो ये कि अगर दिल्ली और श्रीनगर के बीच में 80,000 या 1 लाख रुपए का फर्क हो तो लोग पैदल चल के आ जाएंगे दिल्ली और यहां से फ्लाइट लेना चाहेंगे। ऐसी हालत में क्या कुछ हो रहा है हज के बारे में, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब शबी अहमद साहब, जो सीईओ रह चुके हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के और इस वक्त प्रेसिडेंट हैं न्यू होराइजन स्कूल जो नई दिल्ली में है, और अब से पहले वो एडवाइजर रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में भी। शबी अहमद साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए कि आज जब हमारी बात हो रही है वो 20 मई हो गई और 21 मई से, कल से फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं। ऐसे वक्त में अब हाजी किस हालत से गुजर रहा है, हाजियों की हालत क्या है, जैसा कि मैंने बताया, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि अभी सरकार की तैयारियां कैसी हैं और पब्लिक उससे कैसे अफेक्ट हो रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद साहब। मैं आपका बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये मौका दिया। मैं सबसे पहले इस मौके पर उन तमाम आज़मीन हज को हज की मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिनका सफ़र कल से शुरू होने वाला है। सफ़र उर्दू में तो ठीक था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अंग्रेजी का भी सफ़र हो रहा है कुछ आज़मीन के लिए, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद के आज़मीन के लिए। तो मसला ये है कि अंग्रेजी में सफ़र करने को परेशानी कहते हैं। जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती मैं उनको ज़रा बता रहा हूँ जी। मसला ये है कि जो चीज़ सहूलत के तौर पर, जैसा कि आपने कहा, की गई थी कि पहले सिर्फ 3 जगह से हाजी जाते थे, या फिर उसके बाद 4 हुई, दिल्ली, बम्बई, कालीकट और कलकत्ता। उसके बाद फिर सिलसिला बढ़ाया गया और एक स्टेज पर आकर 22 एम्बार्केशन पॉइंट हो गए थे। अभी इनको बरकरार रखा गया है। बीच में कुछ एम्बार्केशन पॉइंट्स कम कर दिए गए थे, लेकिन अभी उन सबको बहाल कर दिया गया है। लेकिन मसला ये खड़ा हो गया है कि जो कदम सहूलत की खातिर उठाया गया था वो अब दिक्कत बन गया है। जो छोटी जगह हैं, जैसे गया से शुरू की गई थी फ्लाइट, पटना से भी है और गया से भी है बिहार में। इसी तरह यूपी में बनारस को ऐड किया गया था। इसी तरीके से अहमदाबाद शुरू किया गया था, रांची शुरू किया गया था, हैदराबाद के आज़मीन और बेंगलोर के मेरे ज़माने में बम्बई से जाते थे, लेकिन फिर हैदराबाद शुरू किया गया, 96 में बेंगलोर शुरू किया गया। एक बड़ी दिलचस्प इत्तला मैं यहाँ आपको दूं, आपके नाजरीन को, कि 96 तक, 1996 तक गुवाहाटी के पिलग्रिम्स, यानी आसाम के सारे पिलग्रिम्स, एक स्पेशल ट्रेन के जरिए
बंबई लाए जाते थे और वो सब के सब एक साथ जो थे बंबई में रहते थे और उनका बंबई की फ्लाइट्स में जैसे जैसे नाम आता था वैसे वैसे वो जाते थे। ये इतना इतना दुश्वार तरीन मरहला था जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां से जो जिसकी ट्रेन छूट गई उसका हज छूट गया। और जो ट्रेन में हालात होते थे और उसमें हफ्तों लगते थे बंबई पहुंचने के बाद भी फिर उनको इंतजार करना पड़ता था। रहने की कोई जगह नहीं थी उस वक्त, हज हाउस नहीं था। हज हाउस मेरे जमाने में एग्जीक्यूट किया गया है। तो बहरहाल तो ये इसको खत्म करने के लिए ये एक तजवीज़ की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा एम्बार्केशन, और जब हिंदुस्तान एक है तो हिंदुस्तान का हर हाजी भी हिंदुस्तान का बाशिंदा है। तो फिर हम क्यों श्रीनगर के हाजी बेचारे वो दिल्ली से आकर क्यों जाएं? तो इन सब चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए, मलहूज़ अमर रखते हुए ये एक कदम उठाया गया था। लेकिन आज मुश्किल ये है कि श्रीनगर के हाजी को 3,95,000 रुपए देने पड़ रहे हैं टोटल हज के, जो दिल्ली के जो हज का किराया है उससे 1 लाख रुपए ज्यादा है। यानी जो हज का खर्च है, जो हज का खर्च टोटल नहीं कह रहा हूं मैं, जो हज का किराया है, बाकी सब चीजें एक सी रहेंगी। किराए में ही डिफरेंस है कि श्रीनगर के हाजी को दिल्ली के हाजी के मुकाबले में 1 लाख ज्यादा देना पड़ा। नहीं, मैं उसको इस तरह से थोड़ा सा और समझने की क्लैरिफिकेशन हो जाए। ये सिर्फ हवाई जहाज का किराया नहीं है बल्कि वहां के रहने का, ये टोटल जो 395 है ये टोटल हाजी से लिया जा रहा है बगैर किराए के। लेकिन इसमें किराए का जो अंसुर है उसमें 1 लाख रुपए दिल्ली के आजिम में हज से ज्यादा लिया जा रहा है। इसी तरीके से मुझे मालूम हुआ था, और ये अब वो फैसला भी हो गया है, औरंगाबाद के हाजी से 88,000 बम्बई के मुकाबले में ज्यादा लिया जा रहा था। बम्बई के हाजी से 3,05,000 लिया जा रहा है टोटल खर्च। और औरंगाबाद के हाजी से जो है वो 3,93,000 लिया जा रहा था। तो ये तक 88,000 का फर्क है। इसी तरीके से अब वो वहां के कुछ लोगों ने इसको औरंगाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था बेंच में। तो उसने जो है वो हज कमेटी के खिलाफ फैसला दिया है। फैसला आ गया उनका? जी। अच्छा। तो अभी 2 दिन पहले फैसला आया, 3 दिन पहले, कि आप किसी हाजी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो 1 लाख रुपए ज्यादा देकर वो यहाँ से जाए और बंबई से न जाए। तो वो जो फैसला है, मैं थोड़ा सा इस पे और क्लैरिटी कर लूं कि वो क्या दूसरे स्टेशन से भी जो जाने वाले हैं जैसे श्रीनगर या दूसरे और फ्लाइटों में जहां महंगा लिया जा रहा है किराया, क्या वो हाई कोर्ट का ऑर्डर उन पर भी मेरे ख्याल से उन पर अतलाक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो स्पेसिफिकली किया था औरंगाबाद के हाजियों। जी। अभी मुझे मालूम हुआ है कि बनारस के लिए इन्होंने फैसला किया है कि बनारस से अब नहीं जाएगी फ्लाइट। अच्छा। बनारस के सारे आज़मीन लखनऊ से जाएंगे। तो ये अगर इस तरह के इंतजामी उमूर पर आपको फैसला लेना था तो ये इतनी देर से क्यों? मेरा कहने का मकसद हमारी पिछली बार जब बात हुई थी तब तक यानी कोई खास तैयारियां हज कमेटी की नहीं थी, हज की तैयारियां नहीं थी। अच्छा, इस सब में हज कमेटी कहाँ है? हज कमेटी का कोई मैंने आपसे लास्ट मुलाकात में अर्ज किया था कि अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। अच्छा, लोगों को हज कमेटी के चेयरमैन का या सेक्रेटरी का नाम भी मालूम नहीं है? हज कमेटी को तो एक जिसे कहते हैं कि जिसके दांत ना हो, ऐसा जानवर बना दिया गया, ऐसा इंसान बना दिया गया, बिल्कुल इनइफेक्टिव। तो इनइफेक्टिव कर दिया गया है। और ये हज के जो स्टैचू है, हज कमेटी का जो एक्ट है, उसकी रूह के मुनाफी है। हज कमेटी बनाई इसलिए गई थी पार्लियामेंट की तरफ से कि इन सारे मामलात में गवर्नमेंट का दखल सबसे कम हो, कम से कम तर हो। अच्छा, इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में और पहले की सरकारों में एक बहुत ही बुनियादी फर्क है जो बिल्कुल शुरू में 2014 में ही महसूस हो गया था कि वो सारी मिनिस्ट्रियों के बड़े फैसले पीएमओ में होंगे, फाइलें वहां जाएंगी। तो क्या बिल्कुल वही कल्चर यहाँ भी नीचे भी ऐसे ही आ गया कि हज कमेटी कुछ नहीं करेगी, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री सब कुछ कर लेगी? क्या मतलब क्या वही है सब कुछ? किस तरह से आप कैसे महसूस कर रहे हैं? साहब, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मुझे पीएमओ वगैरह का इल्म नहीं है जी। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ, मैं तो पत्रकार के तौर पर आप जानते हैं। जी। तो मैं
तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि हज कमेटी की सारी ताकतें, सारी कुव्वतें, सारी पावर्स जो हैं वो एक तरह से सस्पेंड कर दी गई हैं, एक तरीके से उसको मुअत्तल कर दिया गया है। और मुझे कहीं अभी मैंने किसी सुना था कि गया के कुछ आज़मीन चाहते थे कि उनको बम्बई से भेज दिया जाए, तो मुझे यही कहा गया कि मिनिस्ट्री में ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, ये मिनिस्ट्री में पहुंच वो जो है एक बताया गया है कि डिसएम्बार्केशन पॉइंट बदलवा सकता है हाजी। हाँ, तो वही मैं बात अच्छा, डिसएम्बार्केशन बदलवाने के बीच में मुझे अपना एक तजर्बा याद आ गया। 2008 में मैं हज पे गया, हज कमेटी के जरिए गया, और हज के बाद चूंकि मुहर्रम नजदीक होता है तो हमारी कोशिश थी कि मुहर्रम में अपने वतन आ जाएं। उसके लिए फ्लाइट चेंज कराने के लिए हमें कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ा, और फिर वो हमें दिल्ली की नहीं मिली, कोझिकोड की फ्लाइट मिली, यानी कितनी तकलीफ। अब आखिरी मिनट पे डिसएम्बार्केशन पॉइंट कैसे बदल जाएगा, ये मतलब ये तकरीबन वही हालत होगी ना। इंतजामात की जो नोयत है वो इस तरह की है कि जैसा मैंने आपसे लास्ट मुलाकात में कहा था, इसके बाद ये डेवलपमेंट्स हुए कि टेंडर खोले गए और उसमें सऊदी अरब जिसको 50% उठाने होते हैं, पिलग्रिम्स 50% हाजी लेके जाने होते हैं, उसने कहा कि मुझे इस बार इंडिया से काम नहीं करना। दे हैव टोटली बैक्ड आउट। बिल्कुल उन्होंने अपने हाथ उठा लिए। उनको कोई तजर्बे यहाँ के ऐसे खराब हैं या उनकी कैपेसिटी में कोई कमी आ गई है क्या? ना कैपेसिटी में कमी आई है, ना तजर्बे खराब हैं, पैसे कहीं और से उनको ज्यादा बेहतर मिल रहे होंगे। जी। ये सिर्फ कमर्शियल फायदे की बात है और किसी चीज की बात नहीं है। मैं उस दिन भी किसी और से भी मैंने कहा है कि अब हज जो है वो एक कमर्शियल वेंचर होता जा रहा है। जी। तो उसमें खाली हमारे हिंदुस्तानी लोग नहीं है शामिल, हिंदुस्तान के लोग भी शामिल हैं इस तगोदो में, इस मुहिम में। उतने ही सऊदी अरब के लोग भी शामिल हैं, दूसरे मुल्कों से भी जो दूसरे मुल्क से लोग आने वाले हैं। क्योंकि सऊदी अरब में भी, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ की सरकार इस तरफ है, लेकिन वहाँ भी लोगों के दिमाग में ये आ गया है कि हज के जरिए कैसे पैसे और बढ़ाए जा सकते हैं। मौलिम की फीस कितनी बढ़ा दी गई है, आप देख लीजिए। इसी तरह वहाँ की कितनी बढ़ गई, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे जानने वाले। जो हमारे जमाने में थी 800 रियाल थी सर। जी। अच्छा, अभी जो मुझे मालूम हुआ है 3 गुनी बढ़ गई है। अच्छा, 8 या 24 तकरीबन 2500 के आसपास, 2000 से रियाल। हाँ, इसी तरीके से अकोमोडेशन जो है वो 4 गुनी बढ़ गई है, और उसके जो दर्जा है, जो उसका स्टैंडर्ड है, वो 4 गुना नीचे आ गया है। जी। जो अजीजिया के मोहल्ले में जिसमें हिंदुस्तानी हाजी ठहराए जाते हैं, वो जब शुरू हुआ था तो 500 रियाल से शुरू हुआ था, और उसमें वो हिंदुस्तानी हाजी को नाश्ता भी देते थे। अच्छा। अभी जो मुझे इत्तला मिली है कि कोई वहाँ अजीजिया में भी 2500 रियाल से कम नहीं है। तो वो एक बिजनेस वेंचर है। वैसे भी वहाँ सऊदी अरब में हज के दौरान दुकानदार भी और सब वो महंगी चीजें कर देते हैं, ये तो हमने पहले तजर्बा किया, टैक्सी वाले भी ऐसा करते हैं, लेकिन वो बहरहाल उनके मकामी मामलात हैं। लेकिन यहाँ के जो हुकूमत इंतजाम बेहतर कर सकती थी उसमें यानी वहाँ की जो रिहाइश का इंतजाम है वो भी महंगी हुई, और यहाँ फ्लाइटें भी महंगी हो गई, ताकि चूंकि वो लेट शुरू किया गया उन्होंने इंतजाम किया। अच्छा, ऐसी हालत में ये जो तकरीबन 1 लाख रुपए, मैं 1 मिनट आपसे, ये जो आपने कहा ना कि वहाँ चीजें महंगी हो जाती हैं, ये हज की स्पिरिट के खिलाफ है। हज के इंतजामात में इस बात को मुतय्यन किया जाता था। सऊदी अरब में भी कभी चीजें महंगी नहीं होती थी। ये जो अभी ये रिसेंट फिनोमेना है पिछले 15 साल का। जी। वहाँ तो जो मेरी इत्तला में है, मेरी नॉलेज में है कि एक हमारे जो इमाम, मतलब 4 मसालिक हैं, उसमें से एक मसलक की, इमाम अबू हनीफा की ये मुसद्दका राय है कि, और उनके बुजुर्गों की भी थी, कि मक्का के मकानों को बेचना की इजाजत नहीं है। मक्का के मकानों को बेचने की या लीज पर देने की इजाजत नहीं है। अच्छा, हाजी के लिए। और इसीलिए मक्का में एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन था, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन था कि मकान खरीदे और बेचे नहीं जाते थे, एक काफी बड़े लंबे अरसे तक। ये मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हिस्ट्री से कह रहा हूँ। जी।
यानी वो एक मजहबी जो मेजबानी का की जिम्मेदारी उनकी थी। हज जो थी वो एक खिदमत का जरिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो शुरुआती दौर में तो ऐसे वो वाकयात तारीख में पढ़ने को मिलते हैं कि बाकायदा पूरे साल लोग तैयारी करते थे हाजियों की मेजबानी के लिए मक्का के। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मक्का काफी अनकंफर्टेबल जगह है। वो हमने 2008 में मैंने खुद भी महसूस किया, उसके मुकाबले में मदीना कहीं ज्यादा अच्छा है। तो खैर हमेशा से वहाँ के लोग ज्यादा फ्रेंडली हैं, मार्केट में भी जाके आपको कंफर्ट लगता है। मक्का के लोग दिल से भी काफी सख्त हमेशा से वाक़िफ़ हुए। जी 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 जी। तो मैं फिर वापस आना चाहता हूँ कि ये जो इंतजामात हैं, अब आपको क्या लगता है अब इस वक्त हाजियों को किन किन परेशानियों के लिए तैयार रहना चाहिए? क्योंकि आपने वो सफर अंग्रेजी वाला शुरू में इस्तेमाल किया, आपको अभी तक की जो तैयारियों की खबरें हैं, चाहे वो एयरलाइंस की हों या वहां के रहने की हों, उन खबरों की बुनियाद पर अभी आप मुझे जो इत्तलात हैं उसमें इन्होंने जब ये सऊदी ने अपने हाथ उठा लिए थे तो फिर एक हफ्ते तक उस पर बाकायदा काउंसलिंग की गई और उन्होंने 40% हाजी को मतलब बम्बई और दिल्ली से इम्बार्केशन पॉइंट से सऊदी ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद 10% एक और सऊदीज की एक जैली कंपनी है, ये कंपनी फ्लाईनास, उससे 10% के करीब जाएंगे। इसके बाद जो है इन्होंने गो एयर को दे दिया था। गो एयर के जो रेट्स है वो कम पाए गए थे तो उनको दे दिया गया था। अभी दिए हुए एक हफ्ता ही हुआ था और ये भी तय नहीं हुआ था कि उसको किस किस जगह से उठाने हैं। तो मालूम हुआ कि गो एयर जो है वो दिवालिया साबित हो गया। तो अभी सख्त क्राइसिस में पिछले 15 दिन गुजरे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। और आज की तारीख में मुझे ये इत्तला है कि इंडिगो को तैयार किया जा रहा है। अब किस किस अच्छा उसमें भी लड़ाई चल रही है कि वो कह रहे हैं कि हमको अहमदाबाद चाहिए, हमको गया चाहिए, क्योंकि जहां से किराया ज्यादा आने की उम्मीद है वहां में एयरलाइंस इंटरेस्टेड हो रही हैं और जिसमें कम आने का उसको छोड़ना चाह रही हैं। गुवाहाटी में हर कोई इंटरेस्टेड है। हाँ, वो जहां के लिए किराया ज्यादा तय किया गया, जहां के हाजियों से 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेने की तैयारी है, वहीं से एयरलाइंस भी जाना चाहती हैं। अच्छा, आमतौर पर जो छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं उसमें टिकट महंगा होता है। मसलन दिल्ली से बम्बई जाएंगे तो कुछ और है और दिल्ली से गोवा जाएंगे तो कुछ और है। तो इस किस्म की तो चीजें आमतौर पर होती हैं, लेकिन इतना बड़ा फर्क कि 1 लाख रुपए में तो हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों में एक अगर राउंड ट्रिप लगा ली जाए तो सारी कर सकते हैं और शायद उसके बाद भी कुछ पैसे बच जाएंगे। तो इतनी एकदम कैसे हुकूमत ने ये मान लिया? इतना बड़ा जो ये ऑपरेशन है, हज का ऑपरेशन, इसको बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन के बगैर नहीं किया जा सकता। इसको अगर आप लोगों के या जाती मफाद के ऊपर छोड़ देंगे तो इसी तरह की सूरत हाल का सामना होगा। मैंने पिछली मर्तबा भी आपसे कहा था कि 97 में ये सूरत हाल हुई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पूरे एयर इंडिया के 4 जहाज लगा दिए थे और पूरा ऑपरेशन इतना स्मूथ हुआ कि जिसकी नजीर मिलनी मुश्किल है। तो ये जो भाई अगर हिंदुस्तानी हाजी भी तो हिंदुस्तान का बाशिंदा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले तो उसके सिटीजनशिप के अधिकार, सिटीजनशिप के हुकूक को तो तस्लीम करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे आप कह सकते हैं कि गया का हाजी जो है वो 1 लाख रुपए ज्यादा देगा और पटना का हाजी 1 लाख रुपए कम देगा? हाउ इट इज पॉसिबल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि अगर बाई ट्रेन या बाई बस जाए तो इतनी दूरी कुछ 100 रुपए में कवर हो जाएगी, वो 80,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों देगा? तो औरंगाबाद 300 किलोमीटर है बम्बई से। जी। कैसे भी चले जाइए, आप अपनी गाड़ी से भी चले जाइए तो 10,000 रुपए में पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा एक चीज ये सिर्फ मोहम्मद अहमद साहब, ये सिर्फ इस वजह से है कि हमारे इस पूरे ऑपरेशन के बारे में एक तजाहुल आरिफाना, एक इंडिफरेंट एनलाइटेंड इंडिफरेंस से काम लिया जा रहा है और लगता यह है कि जैसे सोच समझ कर नहीं हो रहा है, कोई किसी स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क में नहीं हो रहा है।
तो उसकी बहुत जरूरत है। इस इरादे से नहीं हो रहा कि स्मूथ सब कुछ चल जाए, इस इरादे से नहीं हो। अच्छा मैं एक और बहुत ही, अगर ये बात चीजें हज कमेटी के हाथ में होती, मतलब जो उनके पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं उसमें मेंबर जो होते हैं हर पार्टी के हो सकते हैं, उसमें बीजेपी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो उसका एक्ट बनाया गया है 2002 का, वो इसी एतबार से बनाया गया था कि जो एमएलए है स्टेट का वो उसमें नुमाइंदा होगा, जो इवन कॉर्पोरेटर है वो नुमाइंदा होगा, तो कम से कम कहीं तो जवाबदेही होगी, तो उनकी पब्लिक के तई जवाबदेही होगी। बिल्कुल। अब आप उसने उसको बिल्कुल एक तरफ को बैठा दिया है। अच्छा मैं एक चीज, शायद वो बहुत ही ऐसी बात हो कि शायद इससे जरा हट करके, लेकिन आप उस सिस्टम को जब आप थे वहां या आपके जमाने में आगे पीछे भी आपने देखा, या ये कहिए कि कांग्रेस तब जब तक थी, यूपीए सरकार थी, तब तक के काम करने के तरीके आपके सामने हैं और बाद में भी हैं, तो उस वक्त अच्छा करप्शन उस वक्त भी था कहीं ना कहीं, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं। अब की हालत में और अब की उस वक्त की हालत में क्या फर्क है बुनियादी? देखिए काज़मी साहब, मैंने तो 4 प्राइम मिनिस्टर के जमाने में रहा मैं। जी। मेरे जमाने में जब मैं सीओ था तो नरसिम्हा राव थे, गुजराल साहब हुए, जी, देवेगौड़ा साहब हुए, जी, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब। जी। मैंने इतना इंडिफरेंस, इतना तसाहुल किसी भी सरकार में महसूस नहीं किया। वसुंधरा राजे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, मुझे याद है 99। जी। उन्होंने क्या जबरदस्त हज कॉन्फ्रेंस की थी, आप गालिबन उसमें थे, बिल्कुल अशोका होटल में। जी बिल्कुल। और एक चीज पर बहुत खुलकर बात होती थी, और कभी उन लोगों ने मतलब सरकार की तरफ से ये लादने की कोशिश नहीं की कि गवर्नमेंट ये चाहती है। जी। हज कमेटी के डिसीजन होकर आते हैं कि भाई हमें इससे करना है, ये करना है, और जो कमेटी थी इसकी एयर चार्टर्ड कमेटी, जी। उसमें बाइख्तियार फैसले लिए जाते थे और वो हाजी के मफाद को सामने रखकर लिए जाते थे। जी। तो ये मुझे लग रहा है कि मिस कर रहा है। यानी मैं अगर सादा अल्फाज में कहूं कि उस जमाने में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था। हमें याद है कि वो वहां के रहने की जो जगह ली जाती है दिक्कत होती थी, वो कुछ चीजें थी, लेकिन अब न सिर्फ थोड़ा बहुत करप्शन है, बल्कि उसके साथ साथ जो मुसलमानों के साथ आमतौर पर इंडिफरेंस रखा जाता है, उसका भी एक असर हमें शायबा देखने को मिल रहा है। अच्छा, ऐसी हालत में जो जाने वाले हाजी हैं, उनको आप किन किन चीजों में सब्र करने की तलकीन देंगे, जरा ये बता दीजिए, क्योंकि सब्र तो करना पड़ेगा ऐसा नहीं। देखिए काज़मी साहब, हज जो है एक इबादत है। जी। और हमारा हाजी जो है ये मानकर चलता है कि तकलीफ होनी है। तकलीफ अल्लाह की तरफ से अगर आए कोई तो उसको वो खैर मकदम करता है, लेकिन अगर जिन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं उसकी वजह से तकलीफ आ रही है तो फिर अफसोस की बात है। जी। या जिस चीज के लिए पैसा दिया है, हाँ, जिसने कहा उसने पैसा दिया और वो नहीं मिल रहा है। अब जैसे वहाँ मौलिम गड़बड़ करते हैं, जो बस प्रोवाइड नहीं करते हैं, कई मरतबा देर से करते हैं, तो उस पर तो फिर अब मुझे पता नहीं कि ये इन्होंने इस इशू पर कितनी सख्ती से अमल किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सऊदी गवर्नमेंट से इस बात की हर साल बासपुरस होती थी कि जो मौलिम डिफॉल्टर्स होते थे उनको नहीं लिया जाए, उनको हटाया जाए। वहाँ जो मेन इशू होता है वो मौलिम की हाथ होता है और ट्रांसपोर्ट का इशू होता है। तो अच्छा, अब इन्होंने हमारे यहाँ जो खादिमुल हुज्जाज जाया करते थे, मुझे मालूम हुआ है कि इस साल से वो पुलिस के और पैरामिलिट्री के लोगों को भेजा जा रहा है। अब मुझे पता नहीं कि वो पैरामिलिट्री के लोग और जो पुलिस के लोग हैं वो कितनी वाकफियत रखते होंगे हज से और कितनी वाकफियत रखते होंगे मक्का की टोपोग्राफी से, और कितने खुद कितने इस्लाम से वाकिफ होंगे। जी। क्योंकि जो एक पर्सपेक्टिव नजर आता है हमें हिंदुस्तानी पुलिस का, तो अच्छा फिर ये कि वो यहाँ एक अहम काम कर रहे थे जी, उनको आप हटाकर क्यों भेज रहे हैं ऐसे काम में जिसकी उनको कोई खास वहाँ ट्रेनिंग नहीं है। जी। तो बहरहाल ये तो ये अच्छा, मैं जो लोग नहीं जानते या जो लोग हज पर नहीं गए हैं उनको मैं थोड़ा सा क्लैरिटी कर दूं कि मौलिम उस सऊदी, एक बेसिक तो कंसेप्ट ये था कि मौलिम जो है वो हज कराएगा अपनी निगरानी में, क्योंकि हज एक ऐसा मौका है जो वो इबादत जिंदगी में एक बार करनी है और हर एक उसे नहीं जानता। लेकिन वहां अब जो प्रैक्टिकल है वो मौलिम
जो काम करता है। आप मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं मौल्लिम के बारे में, क्या है मौल्लिम एग्जैक्टली? मौल्लिम हाजी और वहाँ की हुकूमत के बीच में एक राब्ता होता है, जी जी बेसिक कड़ी है वो। जी। और वही जितनी भी अकोमोडेशन के मकतब, वो एक मकतब कहलाता है। तो हज के जो सऊदी निज़ाम है उसमें एक मुअस्ससा होता है जिसे रीजनल ऑफिस कहते हैं। वो हज के इंतजाम जो हमारा साउथ एशिया का मुअस्ससा है वो हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया वगैरह के हाजियों को देखता है। ऐसे ही दूसरे मुअस्ससा होते हैं। तो जो हमारा मुअस्ससा है साउथ एशिया का, वो उसके तहत हमारे हाजी आते हैं। उनके तहत 15-16 मुअल्लिम रजिस्टर्ड होते हैं। तो वो वहाँ का जो एरिया वाइज इंतजाम है वो या हमारे हाजी के जो नंबर है उनके यहाँ तो अब नंबर पहुंचता है ना। जी। तो उसके हिसाब से वो बांट दिए जाते हैं कि ये हाजी फलां मुअल्लिम के पास है, ये हाजी फलां मुअल्लिम के। ये मुअल्लिम की जिम्मेदारी है कि जिस वक्त हमारा हाजी वहाँ जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे या मदीना एयरपोर्ट पर उतरे, वहां से लेकर टोटल मूवमेंट का जो इंतजाम है, मदीना टू मक्का, जद्दा टू मक्का, मक्का टू मदीना, और ड्यूरिंग द 5 दिन जो हज के हैं, मक्का से मिना, मिना से अरफात, अरफात से मुजदलिफा, मुजदलिफा से वापस मिना और फिर मक्का, इसका टोटल ट्रांसपोर्ट का इंतजाम मुअल्लिम को करना होता है। अगर हाजी को वहाँ कोई तकलीफ है, कहीं खाने की, कहीं किसी अस्पताल में जाने की, उसकी भी जिम्मेदारी उसके तहत होती है, लेकिन वो कोई नहीं लेते नहीं है क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन है। और वो लोग जो मैंने कहा कि उनके लिए भी अब ये बिजनेस हो गया है, तो वो दिक्कत है। तो हर साल मुअल्लिमों के खिलाफ शिकायतें आती हैं। तो हमारी सरकार, मुझे याद है, हर साल जो है इस पर जब मीटिंग होती थी वहाँ सऊदी अरब में, जद्दा में, तो इस पर बात चलती थी। तो ये देखिए पूरा एक सिस्टम है, लेकिन उसमें बिजनेस वाला उनसुर ज्यादा आ गया है। वो जैसे कि आपने कम से कम 2 बार भी बात कही। और मुझे याद है कि जब मिना पहुंचे तो उन्होंने कुछ खाने का पैकेट हमें दिया या एक हल्का सा वो कंबल चादर किस्म की दी, तो पता चला कि ये मिना का इंतजाम जो है वो मुअल्लिम के। हालांकि मिना के इंतजाम के बारे में मुझे अब तक इतनी कड़वी यादें हैं कि इस्लाम में जितना खातून और मर्द के बीच में महरम और नामहरम का उसूल बताया है, उसके बिल्कुल बरखिलाफ जितनी जमीन से लेटने के लिए कब्र में होनी चाहिए ना, शायद उतनी मिलती है, करवट लेने की भी जगह नहीं मिलती। वो बिल्कुल गैर इस्लामी हरकत लगती है मुझे तो। मतलब मैं बहुत ही ऐसी हालत से गुजरा हूं कि हम 5 लोग थे इत्तेफाक से एक ग्रुप में, एक उसमें जो वो होता है वो तो कवर। तो हमने एक बूढ़े थे हमारे साथ, 2 खवातीन थी, उनको वहां सोने के लिए जगह दी, और हम 2 जो निस्बतन यानी एबल बॉडीड जवान जैसे कह सकते हैं, हम लोग कहीं पुल के नीचे जाकर के सोए थे। तो ये सऊदियों का इन मौल्लिमों के जरिए दिया गया इंतजाम होता है, उसके लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। बहुत ही अजीब लगता है कि कोई गैर खातून आपके बिल्कुल बराबर में लेटी हो, अगर आप करवट लेने सोने में, तो वो कितनी, मतलब एक अजीब चीज होगी, वो बहुत ही तकलीफ दे। हज के स्पिरिट के भी खिलाफ है। हाँ, हज के स्पिरिट के भी खिलाफ है, और वो वहां सब कुछ हो रहा है पूरी दुनिया के सामने, खुली आंखों के सामने हो रहा है, जो बिल्कुल गैर इस्लामी हरकत है। अभी मुझे मालूम हुआ है कि जो आजकल की मालूमात है उसमें मिना में काफी इन्होंने बेहतरी की है। मिना के कैंप जो हैं वो बड़े, क्या वो मल्टी स्टोरी बनाए हैं या कुछ? क्या नहीं, उन्होंने वो थोड़े बढ़ाए हैं, जगह भी बढ़ाई है, और उसको कूलर का भी इंतजाम किया। जी। जो खासतौर से ये 97 में जो मिना फायर हुई थी, उसके बाद इन्होंने जर्मनी से टेक्नोलॉजी को टेंडर दिए थे, ठेके दिए थे, और उसको काफी हद तक बेहतर करने की कोशिश इम्प्रूव किया। चलिए, बहरहाल हमारी दुआ है कि जो लोग आप लोगों में से लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा कि हमारा जो हाजी है, ये उसकी तमन्ना होती है कि उसको अगर कोई तकलीफ हो रही है तो वो उस पर खुदा का शुक्र करता है। मक्का में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हज के दौरान मिना फायर में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हम उन्हें ले जा रहे हैं, वहां से मिना कैंप से आग लग रही है, हम उनको लेकर जा रहे हैं कि भाई यहाँ से चलो, वो कह रहे हैं हमारी अगर मौत आई है तो हमारे लिए मरना यहाँ ज्यादा बेहतर। हाँ, लेकिन ये बहुत ही इलॉजिकल बात है, लेकिन हमारा हाजी इसलिए यहाँ आकर बयान भी नहीं करता है। ये कह रहा हूँ, वो तमाम तकलीफें बर्दाश्त कर लेता है और वो यहाँ आकर बयान भी नहीं करना चाहता। मुझे याद है कि हमारे कुछ साथी पत्रकार
एयरपोर्ट पर जाकर के सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं वहाँ की कहानी, लेकिन बहुत से लोग नहीं बताते तमाम तकलीफों के बावजूद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शबी अहमद साहब, आपने हज के सिलसिले में काफ़ी अहम इंफॉर्मेशन दी। हमारी दुआ है कि जितने भी हाजी जा रहे हैं बखैरियत जाएं, बखैरियत वापस आएं और तमाम तकलीफ़ें बर्दाश्त करें। और जो सरकार की तरफ से तकलीफें बढ़ाई गई हैं कि 1-1 लाख रुपए, 80-80 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लेने की बात की गई है, हमें उम्मीद है कि जिस तरह से औरंगाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ऐसी कोई अगर कानूनी चाराजोई हो तो शायद दूसरे शहरों के लोगों को भी, हाँ वो बहरहाल अब सरकार कैसे इंसाफ करेगी सबके साथ, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।